हाय दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं दोस्तों कि आपका जूनियर लेवल का पेपर हो चुका है और उसमें मैं देर आए दुरुस्त आए में लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी और लैंग्वेज सेकंड संस्कृत जिनका है उनके लिए आपके सामने उपस्थित हूँ, उनका आंसर की देने के लिए उपस्थित हूँ। दोस्तों आइए अपना आंसर चेक कीजिए कि आपने कितना सही किया है। आशा करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि पेपर एकदम पढ़ाया हुआ आया है। जहाँ पे मैंने पूरा पढ़ाया हुआ था, आपको चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ फाड़ कर पढ़ाया हुआ था, वहाँ से प्रश्न बहुत अच्छा बना हुआ है। इसलिए मैं तो संतुष्ट हूँ, लेकिन आप लोग कितने संतुष्ट हैं यह देखना बाकी है और आप अपना आंसर मिलाने का प्रयास कीजिए। दोस्तों चलिए चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों आपका आंसर आगे पीछे हो सकता है, तो उसमें आप टेंशन मत लीजिएगा, आगे पीछे करके अपने प्रश्न को मिलाते जाइएगा। चलिए देखते हैं। गद्यांश के अनुसार देखिए इसमें दिया गया है, गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है। तो दोस्तों इसमें देखिए मूल्यों की बात की गई है, मूल्यों को बिखरने की बात की गई है। किसके बिखरने की बात की गई है? तो मूल्यों के बिखरने की बात की गई है। किसके बिखरने की बात? मूल्यों के बिखरने की बात। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो बिखरते टूटते बिखरते मूल्यों को चिंता, बराबर चिंता बनी रहती है। तो देखिए आपकी पहले दूसरी ही लाइन में यहाँ आपका उत्तर मिल गया दोस्तों, तो आपको यहाँ परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने आपको कहा था कि आप अपना गद्यांश एक बार देखिएगा, उसके बाद सीधा सीधा अपने प्रश्न पर आइएगा। प्रश्न पे आपने किया मूल्यों को बिखरने की बात, टूटने बिखरने की बात, चिंता जताई जा रही थी साहित्य में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है हमारा? तो अगला प्रश्न आपके सामने ही है, किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है? किस तरह के, तो बताइए, तो किस तरह के साहित्यकारों की जागरूकता बनी रहती, आवश्यकता बनी रहती है? तो आवश्यकता ऐसी बनी रहती है दोस्तों कि आपके जो समाज को जागरूक करते हैं, जो समाज को जागरूक करते हैं, ऐसे साहित्यकारों की जरूरत होती है हमारे समाज में। तो आपका दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। आप मिलाते रहिएगा कि कितना आपका सही हो रहा है दोस्तों, कितना गलत हो रहा है। देखिए आपका आंसर कितने अच्छे से होता जाएगा। देखिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि कैसे आप प्रत्यय हल करेंगे। देखिए श्रृंखलित शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय देखिए लित प्रत्यय होता ही नहीं, खलित प्रत्यय होता ही नहीं, त प्रत्यय होता है और इत प्रत्यय होता है। तो इसमें देखिए श्रृंखला प्लस इत, श्रृंखला प्लस इत बराबर क्या हो गया? श्रृंखलित। तो ये इत प्रत्यय आपका जुड़ा हुआ है। श्रृंखलित में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? इत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों आपको पढ़ाया हुआ है, जितना आपको मैंने पढ़ाया हुआ है वही हूबहू आया है। हूबहू की बात देखिए दोस्तों, सीटेट में हूबहू कोई नहीं कह पाता, लेकिन मैं कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? कि मेरे पढ़ाए हुए से आया हुआ है। आप मिला लीजिए मेरे सेशन से, जितने भी बच्चे पढ़े होंगे ना वह तुरंत मिला लेंगे कि हाँ आया हुआ है, सच में आया हुआ है। चलिए इसके बाद देखिए, हमें देखिए आपके अनुच्छेद पर जाने की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही है। मैंने कहा था जिस तरह से आप करना चाहेंगे आसानी से हो जाएगा आपका। देखिए समाज के बदतर होने की स्थिति, रेखांकित पद। रेखांकित पद कौन सा है? बदतर। बदतर का अर्थ पूछा है इसने। बदतर का मतलब क्या होता है? बद से बदतर मतलब बहुत अधिक खराब, बहुत अधिक बुरा का मतलब ये देखिए बहुत अधिक खराब मैंने बोल दिया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत अत्यधिक बुरा। तो अत्यधिक बुरा हमारा उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद पे जाने की जरूरत नहीं है, आपके उत्तर यही मिल जा रहे हैं। जब उत्तर यही मिल जा रहे हैं तो दोस्तों हम अनुच्छेद पर क्यों जाएं? तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, कालजयी से तात्पर्य। कालजयी का मतलब क्या होता है दोस्तों? कालजयी का मतलब देखिए क्या? अल्पकाल तक रहने वाला, जो काल विशेष में बाधा हो, हर काल में प्रासंगिक हो, हर काल में जो मिलता हो उसे ही कालजयी कहते हैं। हर काल में मिलता हो उसे क्या कहते हैं? कालजयी कहते हैं। तो हर काल में प्रासंगिक हो, हर काल में मिलने वाला हो, हर काल में समाहित हो, वही आपका कालजयी होता है। तो दोस्तों आपका उत्तर कौन सा हो गया? सी सही हो गया। कालजयी में हर काल में प्रासंगिक हो। मैं पढ़ता भी जा रहा हूँ, बताते भी जा रहा हूँ, देर आया हूँ लेकिन दुरुस्त लेकर आया हूँ आपके सामने। तो दोस्तों आसानी से आपका इसमें से मिल जाएगा। चलिए मिलाते हैं दोस्तों आगे। तो हमने कितना किया? कालजयी तक कर लिया। विश्वास शब्द का अर्थ है, अब बताइए विश्वास शब्द का अर्थ पूछा गया है आपको, तो विश्वास शब्द का अर्थ क्या होता है? तो विश्वास शब्द का
निश्चित धारणा। आप विश्वास करते हैं ना, आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, आप आध्यात्म में विश्वास करते हैं, वह आपकी निश्चित धारणा बनी हुई है, निश्चित आपका है, निश्चित धारणा बनी हुई है। ठीक है, निश्चित धारणा का मतलब क्या हुआ? विश्वास हो गया, आप में विश्वास बना हुआ है। तो यही आपका उत्तर हो गया। बताइए, जाने की जरूरत है अनुच्छेद पर? अनुच्छेद पर आप गए होंगे तो अपना समय व्यर्थ किए होंगे। तो दोस्तों आइए अगला प्रश्न करते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों हम जिस तरह से पढ़ाते हैं, जिस तरह से मेहनत आपके साथ करते हैं, देखिए उसका रंग आपको, इसका उसकी मेहनत आपको यहाँ पे दिख रही है कि हमारे पढ़ाए हुए तरीके, हमारा पढ़ाया हुआ शब्द इसमें संकलित है। तो आइए, साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है? किस स्थिति की पहचान करने का किया है? तो देखिए इसमें क्या है? बिखरता हुआ समाज, विकास की ओर अग्रसर समाज, उन्नतशील समाज, पतन की ओर जाता हुआ समाज। तो साहित्यकारों ने समाज की स्थिति में पतन की ओर जाते हुए, जब आप अपना ये गद्य पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि समाज किस तरफ जा रहा है? पतन की ओर जाता हुआ समाज हमारा है। तो क्या हो गया? पतन की ओर जाता हुआ समाज हमारा उत्तर बन गया। इसमें तीसरा है, आप में हो सकता है कोई और ऑप्शन बना हो, लेकिन जब आप उत्तर मिलाएंगे पतन की ओर जाता हुआ समाज बनेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? तो अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं क्या है दोस्तों। तो आइए, अच्छा ऊपर चलना है हमें, ये प्रश्न थोड़ा सा उल्टा लग गया है तो हमें ऊपर से नीचे की तरफ देखना होगा। ये देखिए, तो इसमें से कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है? कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है? तो कौन सा बन पाता है दोस्तों? इसमें से बताइए आप। तो जो मानवीय सत्य की व्याख्या करता हो, या जो बिखरते सिद्धांतों की चिंता करे, जो समाज का दर्पण हो, जो पाठकों का मनोरंजन करे। तो दोस्तों इसमें से आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे। क्या करे? जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे वही कालजयी साहित्य बन जाता है। मानवीय सत्य की व्याख्या। चलिए, समाज को गति प्रदान करता है। समाज को कौन गति प्रदान करता है? किसकी बात की गई है? तो यहाँ साहित्य की बात की गई है, तो साहित्य ही तो उत्तर होगा। साहित्य की बात की गई है, साहित्यकार की बात की गई है, तो उत्तर कौन बनेगा? हमारा साहित्य ही बनेगा। जाहिर सी बात है। बताइए, हम कितने पर अनुच्छेद पर गए हैं? आपके एक भी प्रश्न हमने अनुच्छेद से नहीं किया, सबका सब अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से किया है। सीटेट का तर्क ही, सीटेट का गुण ही यही होता है। आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से हल कीजिए, आसानी से हल हो जाएगा। एक दो प्रश्न पर आपको अनुच्छेद पर जाने की जरूरत थी, हमने आपको करा दिया। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये देखिए पद्य दिया गया है, तो पद्य में चलते हैं दोस्तों। यह है आपका जूनियर लेवल का, किसका? तो जूनियर लेवल का ये आपका है जूनियर लेवल, जिसे 6 to 8 कहते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकेंड, यानी कि हिंदी और संस्कृत। हिंदी और संस्कृत को हम हल करवा रहे हैं दोस्तों। आपकी समझ में आ गया होगा कौन कौन सा सब्जेक्ट? हिंदी और संस्कृत, जूनियर लेवल का। ठीक है, 6 to 8 वाला हम करवा रहे हैं आपके सामने। चलिए हल करवा रहे हैं। देखिए इसमें से कौन सा है, तो इसमें देखते हैं दोस्तों कौन सा है। ये देखिए इसमें दिया गया पद्यांश में, हाँ, पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? अब बताइए दोस्तों, हमने पढ़ा है, हमको तो यह किसमें दिखा है कि प्रकृति को मानव के रूप में दर्शाया गया है, यानी कि मानवीकरण अलंकार है। प्रकृति को मानव या जंतु के रूप में जब दर्शाया जाए तो वह क्या हो जाता है? मानवीकरण अलंकार हो जाता है। जहां पर प्रकृति को दर्शाया जाए मानव के रूप में तो वह मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। चलिए, किसके हंसने की बात की गई है? तो किसके हंसने की बात की गई है पद्य में? तो तारा के हंसने की बात की गई है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? तारा आंसर हो जाएगा। पद्यांश में किसका चित्रण किया गया है दोस्तों? तो प्रकृति का चित्रण किया गया है। किसका चित्रण किया गया है? प्रकृति का चित्रण किया गया है दोस्तों। जल्दी जल्दी आपको बताकर हम निकल रहे हैं, और लेकिन उसकी व्याख्या के साथ कर रहे हैं। देखिए इसमें मानवीकरण अलंकार है, इसमें तारा के हंसने की बात थी, और चित्रण किसका किया गया है?
प्रकृति को मानव के समान बनाया गया है ना, प्रकृति को मानव की तरह दर्शाया गया है, तो प्रकृति मानवीकरण दोनों आपके उत्तर बन गए यहाँ पर। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या होगा हमारा, तो आपके सामने देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कौन सा है, तो ये देखिए अब अगला, संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है। संध्या सुंदरी किस तरह से, सूर्य लालिमा से भरे आकाश से, बादलों से भरे आकाश, सूर्य लालिमा है जी, इसमें सूर्य लालिमा से भरे आकाश से उतर रही है। संध्या सुंदरी किससे उतर रही है, सूर्य लालिमा से भरे आकाश से उतर रही है। यही आपका उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर हो गया। चलिए, हृदय राज की रानी किसको कहा गया है, तो सीधे सीधे यहाँ तो संध्या को कहा गया है दोस्तों। संध्या किसको कहा गया है, हृदय राज की रानी संध्या को कहा गया है। आपका गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रश्न गलत होंगे दोस्तों तो फिर आपका तो भगवान ही मालिक है। मैंने आपको पढ़ाया है किस तरह से पढ़ना। ये देखिए संधि तो मैंने पढ़ाया है, संधि मैंने संस्कृत में भी पढ़ाया है, हिंदी में भी पढ़ाया है। दीर्घ संधि है दोस्तों। यहाँ देखिए दिवस, यहाँ देखिए दिवस धन अवसान, क्या होता है, अवसान, दिवस धन अवसान। अब ये बताइए दिवस धन अवसान, यहाँ पे ह्रस्व आ, यहाँ पे ह्रस्व आ, दोनों मिलकर दिवसावसान बन जाता है। क्या बन जाता है, दिवसा अवसान, दिवस अवसान बन जाता है। यही आपका उत्तर हो जाएगा, कौन सा, बी वाला, सेकंड वाला, दिवस धन अवसान। क्या बन जाएगा आपका उत्तर, तो ये देखिए दिवस धन अवसान आपका उत्तर बन गया। तो कौन सी संधि, दीर्घ संधि। दोनों की दोनों स्वर संधियां मिल रही हैं, दोनों के दोनों समान स्वर मिल रहे हैं, इसलिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, तो अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है विद्यालय। अच्छा 105 हो गया, 105 के बाद 106, हाँ तो 15 आपके हो गए। मैंने बोला था 15 प्रश्न आपके हिंदी में आएंगे गद्य और पद्य से, तो वो आ गए। व्याकरण भी उसी में जुड़ जाता है। उसके बाद आपका जो प्रश्न आता है वह कैसा आता है दोस्तों, तो वह आपका आता है आपके शिक्षण से। तो शिक्षण वाला हल करते हैं दोस्तों। शिक्षण में क्या है आपके, तो आइए देखते हैं शिक्षण में क्या है। तो आइए कौन सा है, तो यहाँ देखते हैं, विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह योगात्मक द्विभाषावाद यानी कि बहुभाषा से क्लास है, बहुभाषिकता से क्लास है आपकी। प्रथम भाषा के विकास में अवरोध पैदा, अवरोध की बात ही नहीं है। किसकी बात नहीं है, तो अवरोध की बात नहीं है। बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। अंग्रेजी शिक्षण को द्वितीय भाषा के रूप में महत्व देता है। बच्चे की भाषा को तो सन्मुख करता है परंतु उनकी संस्कृति को नहीं, यह भी गलत हो गया। बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। क्या करता है, बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। कौन देता है, तो आपका योगात्मक द्विभाषा। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है दोस्तों 107 नंबर का प्रश्न है। 107 नंबर का जो प्रश्न है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, संबंधित करना है, समझ या गतिविधि करना है। तो आइए, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, इसमें से मिलाना है आपको। इसमें से सबसे अच्छा मिलाना आपका कहाँ से मिलेगा, व्याकरण अनुवाद विधि है। व्याकरण देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि, तो व्याकरण पे चला जाएगा, यानी कि सी वाले में 4th, डी वाले में, डी वेस्ट है तो पठन से चला जाएगा, तो डी वाले में 4th होना चाहिए, डी में सेकंड होना चाहिए। डी में सेकंड कहाँ है, यहाँ है, और डी में सेकंड है, और सी में आपका 3rd होना चाहिए। ये देखिए मिला लीजिए आप, तो डी से ही आप मिला सकते हैं। डी से जब आप मिला लेंगे, डी में सेकंड सिर्फ एक में है दोस्तों, आपका बी वाला उत्तर बन जाएगा। यानी कि ए में एक, पहले में पहला ही हो जाएगा, पहले में पहला ही हो जाएगा। बी वाले में 4th हो जाएगा, बी वाले में 4th हो जाएगा, सी वाले में 3rd हो जाएगा, सी वाले में सी वाला ही 3rd वाला हो जाएगा। यानी कि आपका ये सेकंड वाला ऑप्शन, ए में पहला, ए में पहला, बी में चौथा, सी में तीसरा और डी में दूसरा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आप मिला लीजिएगा। कूट मिलान से प्रश्न है, तो यह प्रश्न आपका आपके सामने है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। श्रवण में क्या शामिल है, श्रवण में क्या शामिल है, आइए देखते हैं श्रवण में क्या शामिल है। श्रवण में क्या शामिल है, तो श्रवण में मैंने कहा था कि जहां अर्थबोध का ज्ञान हो वही आपका उत्तर बन जाएगा। तो ध्वनियों की पहचान करना और उनसे अर्थ
पहला ही प्रश्न आपका बन गया, पहला ही विकल्प आपका उत्तर बन गया। मैंने आपको कितनी बार कहा कि पढ़ना, सुनकर अर्थ ग्रहण करना ही क्या होता है उसका, सुनकर अर्थ ग्रहण करना ही उसका उद्देश्य होता है। पहला ही ध्वनियों की पहचान करना और साथ ही साथ उनका अर्थ निकालना, यही आपका श्रवण का उद्देश्य हो गया। भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहले ध्यान दीजिएगा, नहीं का ध्यान दीजिएगा। किसका ध्यान? नहीं का ध्यान दीजिएगा। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा, अच्छा चौथे से पढ़ना शुरू कर दिए। तो हिंदी भारतीय उपमहाद्वीप को लोक भाषा लिंगुआ फ्रांका कहते हैं, फ्रांका है। तो दूसरा पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान के अनुसार अंग्रेजी राज की, सही है। संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, सही है। संस्कृत भारतीय भाषा, सही है। तो ये आपका कौन सा सही नहीं है पूछा गया था, तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। सही कौन सा? हिंदी भारतीय उपमहाद्वीप की लोक भाषा लिंगुआ फ्रांका है, तो यही आपका यहाँ पे नहीं है, यानी कि यही आपका उत्तर सही हो गया। भाषा के कौन से कौशल ग्राह्य कौशल, मैंने बार बार आपको बताया है, जिनके ग्राह्य का मतलब वो होता है जिनके द्वारा हम भावों को आप ग्रहण कर सकते हैं, किसी के भावों को समझ सकते हैं, किसी के भावों और विचारों को समझना, तो सुनकर समझ सकते हैं या कहीं लिखा हुआ है तो उसको पढ़कर। सुनना और पढ़ना क्या है? सुनना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना, जहाँ पे होगा वही आपका उत्तर बन जाएगा, जहाँ पर होगा वही आपका उत्तर बन जाएगा। सुनना और पढ़ना पहला ही है, पहला ही आपका उत्तर है दोस्तों। मैंने बार बार आपको पढ़ाया, अगर आपने मेरी संस्कृत की ही क्लास देखी होगी तब भी मैंने बार बार बताया। ग्राह्य का मतलब ग्रहणात्मक। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, तो ये देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है 111 पर कौन सा प्रश्न है दोस्तों, तो देख लीजिए। कक्षा 5 की भाषा में कक्षा अध्यापिका क्या कर रही है? अध्यापिका अपनी शिक्षण प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्रियों की समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा के टिकट आदि लाती है। वह अधिगम के लिए क्या करना चाहती है? वह विद्यार्थियों को जागरूकता लाना चाहती है विद्यार्थियों में। वह अधिगम और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। और वह अपने विद्यार्थियों को बहुविध भाषाएं सिखाने में मदद कर रही है। वह चाहती है कि उनके विद्यार्थी वास्तविक स्थितियों में अंग्रेजी कहाँ सीखें? अंग्रेजी पहले ही काट दीजिए, कट गया। तो वह विद्यार्थियों में जागरूकता लाना चाहती है। वह क्या कर रही है? सामान ला रही है। वह अधिगम को और अधिक वास्तविक और उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। तो अधिगम के लिए वह क्या कर रही है? अधिगम के लिए कौन सा कार्य? बहुविध भाषा सीखने में मदद कर रही है। तो इसमें से दोस्तों कौन सा उत्तर आपका बनेगा? इसमें से तो कंफ्यूजन ला दिया उसने, सीटेट ने कंफ्यूजन ला दिया है। अब इसमें से वह कौन सा मानेगा उसको देखना है। तो वह क्या कर रही है? प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री ला रही है। कभी समाचार पत्र ला रही है, कभी भोजन तालिका ला रही है, कभी रेल का टिकट ला रही है। तो वह क्या करना चाहती है? वह अधिगम को और अधिक वास्तविक और उपयोगी के लिए प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। प्रामाणिक सामग्री, जो प्रामाणिक सामग्री हैं जिनके द्वारा वह सिखा सकती है, तो समाचार पत्र, तालिका, भोजन। देखिए इसमें से दो चीज़ें हैं, इसमें से या तो ये सही हो जाएगा या तो ये सही हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक होगा दोस्तों, इन दोनों में से कोई एक होगा, जो भी आपका सीटेट मान ले। ठीक है, चलिए चलते हैं। 111 हो गया, तो 111 के बाद कौन सा प्रश्न है दोस्तों? 112 आएगा। तो 112 कहाँ है? ये देखिए 112 यहाँ है। तो 112 में देखते हैं कौन सा है। तो प्रश्न नंबर 112, कौन सा उत्तर सही होगा दोस्तों? तो आइए देखते हैं कौन सा उत्तर सही होगा। माफ़ कीजिएगा, पहले तो हमें बड़ा ही करना है, तो इस तरह से करते हैं। ये देखिए, ये हो गया थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, चलिए तो आते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा? आइए आपके सामने। भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर टॉपिक का विज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। इस तरीके को कहते हैं, इस तरीकों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इस तरीके को सहयोगात्मक अधिगम कहते हैं। सहयोगात्मक अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? सहयोगात्मक अधिगम कहते हैं। अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है?
ठीक है। तो इसमें से अब अधिगम में अंतःक्रियावादी, व्यवहारवादी, उपयोगितावादी, संज्ञानात्मकवादी, व्यवहारवादी, इसमें से कौन सा होगा? तो व्यवहारवादी हो जाएगा, बिहेवियरिस्ट हो जाएगा, व्यवहारवादी हो जाएगा। ठीक है, मौखिक अमौखिक आदत, भाषा आदत की बात है तो यहाँ पे व्यवहारवादी हो गया। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? तो अगला प्रश्न है 114 नंबर का। तो 114 में देखेंगे कौन सा हो जाएगा। तो एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट में से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया। इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो इसमें क्या होना चाहिए दोस्तों? तो इसमें आपका समालोचनात्मक चिंतन विकसित करना चाहिए, शिक्षार्थियों को कोश विषयक सामग्री परिचित कराना चाहिए, व्याकरणिक तो हटा दीजिए, अवकाश के दौरान कहीं जाने से संबंधित पाठ्य सामग्री से परिचित करवाना चाहिए। तो यह भी है, लेकिन अवकाश में ही तो उनका होगा नहीं, तो यहाँ पे समालोचनात्मकता हो जाएगा। तो समालोचनात्मक चिंतन विकसित करना चाहिए। बच्चों में कौन सा चिंतन विकसित करना चाहिए? तो समालोचनात्मक चिंतन विकसित करना चाहिए। एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट पे ले जाने वाले में आपका कौन सा हो गया? तो समालोचनात्मक हो गया। तो अगर आपको प्रश्न दिख रहा है तब भी ठीक है, नहीं दिख रहा है दोस्तों तब भी आपको आसानी से यहाँ देखिए, हमें नहीं लग रहा है कि आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि हमने पेपर सेट किया हुआ है जिस तरह से, उस तरह से हमें तो यही लगता है कि पेपर आपको आसानी से दिख रहा है। ठीक है, हमने चेक किया था, दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। समालोचनात्मकता हो गया। भारत में बहुभाषाविद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है दोस्तों? तो भाषा अस्मिता और संस्कृति से भिन्न भिन्न अस्तित्व रखती है, संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित करती है। अल्पसंख्यक की बातें खत्म कर दीजिए, विविधता भरे समाज में एक भाषा नीति बनानी चाहिए। एक भाषा नीति में विविधता कैसे ला पाएंगे आप? तो इस तरह से संप्रेषण, ये जो आपका दूसरा वाला, संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित करती है। संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता आधार, मैंने कितनी बार कहा, संप्रेषण जब समाज से जुड़ जाए तो वही आपका उत्तर हो गया है। देखिए, संबंध स्थापित कर रहे, वातावरण से क्रिया करके काम हो रहा है यहाँ पे, यानी कि यही आपका उत्तर सही हो गया। 116 में किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? तो इसमें सेटिंग आंसर होगा दोस्तों। क्या कहलाएगा? तो सेटिंग कहलाएगा। सेटिंग आपका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपका जो ये हिंदी भाषा है, लैंग्वेज फर्स्ट है, वो लगभग समाप्त होने पर है, यानी कि 117वें पर चलते हैं। तो 117वां क्या है दोस्तों? इसमें देखते हैं, अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है? पुनर्बलन, भाषा परीक्षण का प्रभाव, विधि प्रभाव या फिर कक्षाई प्रभाव। तो इसमें से अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट का आकलन क्या कहलाता है? सब पर आकलन, जब टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है? तो भाषा परीक्षण का प्रभाव क्या कहलाता है दोस्तों? भाषा परीक्षण का प्रभाव कहलाता है। तो देखिए ये आपका उत्तर हो गया। ये आपका अगर उत्तर हो गया है दोस्तों, तो अगले पर चलते हैं। तो अगले पर क्या है दोस्तों? अगले पर आपका क्या है, ये देखिए। तो भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों को कहा कि अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद लें। इस गतिविधि को कहते हैं अभिनय कक्षा विधि। इस विधि को क्या कहते हैं? तो अभिनय कक्षा विधि कहते हैं। ये देखिए आपका उत्तर आपके सामने है। इस क्या है आपके? अभिनय कक्षा विधि। तो अभिनय कक्षा विधि है, अभिनय कक्षा विधि हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे है आपका 119। तो क्या है इसमें? भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली, तान, बलाघात और लय को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों इनको? तो प्रशासनिक अध्यादेश नहीं, काव्य। तो स्वर शैली, तान, बलाघात
ध्वन्यात्मक कहा जाता है दोस्तों। इनको क्या कहा जाता है? तो ध्वन्यात्मक कहा जाता है, ध्वनियों से जुड़े हुए हैं इसलिए इनको ध्वन्यात्मक कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 120 पर आपका हिंदी यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट जो है वो समाप्त होने वाला है। तो लैंग्वेज फर्स्ट किसी श्रवण से जुड़ी हुई बात है यहाँ पे। श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण, अब ध्यान दीजिएगा, नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। तो महत्वपूर्ण वक्ताओं की संख्या सही है, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा रोकना ये भी सही हो सकता है, बोलने की गति ये भी सही है। तो कौन सा वक्ताओं का जेंडर इसमें पुरुष या महिला का होना इसमें कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं निभाता है दोस्तों। तो यही हमारा उत्तर हो गया, कौन सा? वक्ताओं का जेंडर। तो वक्ताओं का जेंडर आपका इसमें सही उत्तर हो गया, यही आपका उत्तर हो गया। हिंदी आपकी समाप्त हो गई। कितने आपके सही हुए कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझाई हुई हैं। संस्कृत पढ़ाते हुए हमने आपको हिंदी पढ़ाया था। सोचिए कितनी जटिल बात थी कि आपको संस्कृत भी पढ़ा रहे थे, हिंदी भी पढ़ा रहे थे, दोनों एक साथ मिक्स करके पढ़ा रहे थे। तो सोचिए उसमें से आया हुआ है, उसमें से सारे प्रश्न आपको मिले हुए हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? तो ये देखिए अगला है आपका संस्कृत लैंग्वेज सेकंड। ये देखिए संस्कृत लैंग्वेज सेकंड जिसका है, तो चलिए उस पर चलते हैं दोस्तों। तो आप इसमें से अपना जो मैंने कहा था कि आप गद्यांश तो देख ही चुके हैं, आप तो अब उत्तर लगाने की बात कर रहे हैं। तो सर्वेभ्य में आप बताइए कौन सा उत्तर होगा दोस्तों? सर्वेभ्य में कौन सा उत्तर होगा आपका? तो आप बताइए कौन सा उत्तर होगा? तो इसमें से मैंने आपको जब राम का रूप बताया था कि राम का रूप आप याद कर लीजिए, राम के रूप पर ही आपसे प्रश्न पूछेगा। अस्मद का मैंने याद करवाया था, अस्मद का उसी के आधारित बताया था, और बताया था कि अकारांत जितने नपुंसक लिंग होते हैं, मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था? अगर आपको झूठ बोल रहा हूं तो आप मेरा प्रीवियस, अभी ज़्यादा नहीं, तीसरा लेक्चर होगा, पीछे मान लीजिए तीसरा ही लेक्चर होगा, तीसरा या दूसरा लेक्चर, लास्ट से तीसरा या दूसरा लेक्चर है दोस्तों। आप व्याकरण जिसमें मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है उसमें आपको बताया हुआ है। किसमें आएगा यह? तो इसमें आएगा आपका यह, किसमें आएगा? तो इसी में आएगा। जैसे रामः रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्यम रामई, तो इसमें तृतीया की बात ही नहीं हुई है, षष्ठी में यह है ही नहीं। और इसी तरह से रामाय रामाभ्यम रामेभ्य आया ना भ्य, जब भ्य आया तो मैंने आपको बताया था कि सर्वेभ्य। अब बताइए सर्वेभ्य जो आया है तो ये भ्य करके आया है, तो ये पीछे वाले शब्द मैच करते हैं, सब में मैच करते हैं। मैंने आपको यहाँ व्हाइट बोर्ड पर दिखा के बताया था। अगर आपने इतना ध्यान नहीं दिया है दोस्तों तो फिर गलत तो करके ही आएंगे। आपका उत्तर कौन सा होगा? तीसरा वाला, तीसरा आपका उत्तर बन गया। कौन सा? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। सब ये रगड़ना अच्छी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप शब्द से मिला रहे होंगे तो शब्द आप में मिलेंगे, क्योंकि आपके प्रश्न में अलग अलग सीरीज अलग अलग हैं, इसलिए आपको देखना जरूरी है। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों आपके सामने? ये देखिए आपका अगला प्रश्न, कस्मिन ग्रंथे जीव मूल्यानि। अब ये देखिए यहाँ पर बात हुई है, तो अब ये बताइए, जब बात रामायण की हो रही है तो उत्तर कोई और हो सकता है? बात रामायण की हो रही है, गद्यांश देखने क्यों जाएं? इसके लिए हम गद्यांश देखने क्यों जाएंगे? तो दोनों व्याकरण से आधारित, ये व्याकरण पर आधारित है, ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर है। जब बात रामायण की हो रही है तो यहाँ महाभारत और रघुवंश कहाँ आ गए? ये सब कहाँ आ गए? सीधे सीधे कट गया। रामायण पात्र पुत्री, ये इसमें सजीवा है, इसमें क्या है? सजीवा है। आप देखेंगे तीसरी ही लाइन में है। किसमें है? तीसरी लाइन में है, सजीवा आपका उत्तर है। रामायण पात्र सृष्टि की दृशा वर्तते। तो अगले में चलेंगे दोस्तों। अगला भी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आपने कह दिया नहीं पढ़ाया है दोस्तों तब तो बहुत ही बुरी बात हो जाएगी। मिलाइए आप, मैंने आपको अक्त्वा प्रत्यय पढ़ाया हुआ है। कौन सा? अक्त्वा प्रत्यय पढ़ाया हुआ है। जहां पर त्वा मिल जाए वही आपका अक्त्वा प्रत्यय होता है। इसमें मिल रहा है। उसने पूछा है किसमें नहीं है, अक्त्वा प्रत्यांत नहीं है, किसमें पूछा है?
तो अप्रत्यांत नहीं है, किसमें नहीं है, तो आपके युक्ता में नहीं है। किसमें नहीं है, तो युक्ता में नहीं है दोस्तों। युक्ता में कहाँ दिख रहा है, युक्ता में त्वा कहाँ दिख रहा है, त्वा कहाँ है, त्वा 3 में है ना, तो इसमें युक्ता में नहीं है, युक्ता में नहीं है, तो यही आपका उत्तर हो गया। तो यही आपका उत्तर हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्या बात है, इतनी आसानी से प्रश्न आपके हल हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि प्रश्न नहीं समझ में आता है। क्यों नहीं समझ में आता है, इतना अच्छा तो सीटेट का पेपर, इतना आसान पेपर तो हमने देखा ही नहीं था, इतना आसान पेपर हमने नहीं देखा था। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर चलते हैं अपने प्रश्न पर। अगला प्रश्न, रामायणस्य कथा गृहीत्वा कानि न लिखितानि। क्या नहीं लिखा गया है रामायण में, क्या नहीं लिखा गया, गणितीय सूत्र कहाँ लिखे गए हैं रामायण में, काव्यानि लिखा गया है, महाकाव्यानि लिखा गया है, नाटकानि लिखा गया है, गणितीय सूत्राणि कहाँ लिखा गया है। तो यही आपका उत्तर हो गया। क्या नहीं लिखा गया है, कौन नहीं लिखा गया है, तो गणितीय सूत्र नहीं लिखे गए हैं। चलिए अब वो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये तीनों के तीनों लिखे हुए मिलेंगे कि ये लिखे गए हैं, इनका वर्णन किया गया है, तीनों का इनका वर्णन नहीं किया गया, ये मिलेगा ही नहीं आपको उसमें। जब नहीं मिलेगा तो यही तो उत्तर हो गया। चलिए फिर अगले पर चलते हैं। रामायणम एकम काव्यम, कौन सा काव्यम, प्रसिद्धम का अच्छा उपजीवम काव्यम है जी, प्रसिद्धम नहीं है, उपजीव्यम है। क्या है, उपजीव्यम है। आप जब उसमें पढ़ेंगे, आप उसमें से उत्तर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रामायण एकम काव्यम अस्ति, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना था, आपको यह उत्तर मिल जाएगा। चलिए ढूंढ ही लेते हैं, क्या करते हैं, ढूंढ लेते हैं। तो इसमें नहीं मिलेगा, ये इसमें मिलेगा। हाँ, तो जब यहाँ पे ढूंढेंगे कथा में तो आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं तो जरूर मिलना चाहिए। क्या था, अच्छा उपजीव्यम था ना, उपजीव्यम। तो नीचे से देखना चाहिए या ऊपर से देखना चाहिए, कहाँ से देखना चाहिए, आप लोग तो किए थे, आप लोगों को पता होगा, हम तो अपने बुद्धिमत्ता से बता रहे हैं कि कैसा था। ये देखिए प्राचीन काल कौचियम, ये कौचियम भी आएगा अभी आपका उत्तर। तो ये देखिए कौचियम से भी प्रश्न बनाया गया है। श्रुत्वार्थ लिखतम, आपको दिखाने की बात हो रही है, सिर्फ आपको दिखाने की बात हो रही है। एक उपजीवम, ये देखिए आपके सामने एकम उपजीव्यम, एकम उपजीव्यम, उपजीव्यम मिला कि नहीं मिला। जब उपजीव्यम मिल गया, रामायण एकम उपजीव्यम काव्यम अस्ति, आपका उत्तर मिल गया, एकदम लाइन बाई लाइन मिल गया। तो बताइए कौन सा उत्तर सही करेंगे आप कौन सा उत्तर सही करना चाहेंगे, तो आपका उत्तर कौन सा सही होगा। दूसरा करेंगे तो गलत हो जाएगा, दूसरा करेंगे तो गलत हो जाएगा, यही आपका उत्तर सही हो गया। दूसरा क्यों करें जब हमारे सामने हमारा उत्तर सही है। क्रौंची कस्य वियोगेन उच्चै, तो क्रौंची कस्य वियोगेन उच्चै अरुद्धता, तो कौन रो रहा था, गृह से रो रहा था, मातु रो रहा था, क्रौच से रो रहा था, सुक से रो रहा था, कौन रो रहा था। तो इसमें से उत्तर क्या हो जाए, क्रौंची क्रौचस है, यही आपका उत्तर हो गया, क्रौचस से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जितनी जल्दी हो सके आगे चलें। संस्कृत साहित्य आदि काव्य मान्यते, संस्कृत साहित्य संस्कृत साहित्य आदि कवि कहाँ मान्यते, कौन माने जाते हैं संस्कृत साहित्य के कवि। तो कौन माने जाते हैं संस्कृत साहित्य के कवि, तो दोस्तों कौन माने जा रहे हैं, तो आप बताइए। तो यहाँ पे कौन हो गए, भवभूति हो गए। कौन है संस्कृत साहित्य के कवि, तो आदि कवि भवभूति हैं। आदि कवि कौन है, तो भवभूति हैं। ठीक है, संस्कृत साहित्य कवि। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न क्या, अगला गद्य है आपका, अगला गद्यांश है। एक गद्यांश हो गया आपका, अगले गद्यांश पर चलते हैं। तो अगला गद्यांश, संस्कृत भाषा कीदृशी नाम वर्तते, संस्कृत भाषा कीदृशी नाम वर्तते। पौरुषा लिखा हुआ, ये देखिए रम्या भी आपके गद्यांश में है, सरला भी गद्यांश में है, दिव्या भी गद्यांश में है। यानी कि जब तीनों हैं तो यही नहीं है, जब यही नहीं है तो यही आपका परुषा आपका उत्तर हो गया। संस्कृत भाषा कस्य समृद्धा वर्तते, संस्कृत भाषा कय समृद्धा वर्तते, तो कय समृद्धा वर्तते दोस्तों, अलौकिक गुण, यही आपका उत्तर। अधे लिखते इसकी तृतीया विभक्ति पदम ना, तृतीया विभक्ति। अब ये बताइए गौरवम में कहाँ तृतीया विभक्ति होगी, गौरवम तो द्वितीय हो गई, गौरवम क्या हो गया, द्वितीय। गौरव क्या है, गौरव में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए ये इसमें नहीं है तृतीय विभक्ति आपकी। विभक्ति से दो प्रश्न आपके सामने,
विभक्ति में आपके सामने 2 प्रश्न हो गए। 2 प्रश्न हो गए तो मैंने आपको दिखाया भी था और वहीं से आया हुआ है, उससे बाहर नहीं गया है। अब बताइए उससे बाहर यहाँ कहीं दिख रहा है? उससे बाहर है ही नहीं। आप अगर वही मेरा सिर्फ और सिर्फ एक व्याकरण वाला देखे होंगे, एक लेक्चर मैंने लिया है 1 घंटे 45 मिनट का, अगर उसे देखा होगा आपने तो आसानी से यह कर लिया होगा। जब आसानी से यह हो गया तो दोस्तों बाकी और आप 10-10 लेक्चर किसी का पढ़िए, उससे हमसे मतलब नहीं है। आप जब सही सामग्री पाएंगे, 1 घंटे 45 में से मेरा सारा व्याकरण आपको मिल गया, सारा का सारा व्याकरण मिल गया वहीं पे 1 घंटे 45 मिनट के में, मैंने उसी में सब पढ़ा दिया था आपको। तो आप हमारा पढ़ना चाहेंगे या जो 20-20 लेक्चर पढ़ा रहे हैं उसमें से नहीं मिल रहा है उसको पढ़ेंगे? जैसा भी भाई आपकी जहाँ मर्जी के पढ़िए, लेकिन हमारे पास देखिए हम आपको विथ प्रूफ दिखाएंगे। प्रूफ आप देखना चाहिए, आप देख लीजिए, पिछली वीडियो देख लीजिए, 1 घंटे 45 मिनट की है, देख लेंगे बाई यशवंत सर डाल के। संस्कृत बाई यशवंत सर, संस्कृत बाई यशवंत सर करके देख लीजिए, आपको 1 घंटा 45 मिनट की वीडियो मिल जाएगी। और यदि आप अच्छे से तैयारी और करना चाहते हैं, आगे और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला यहाँ अलौकिक तक हो गया, ये भी हो गया था। चलिए आगे चलते हैं। तब आगे प्रश्न कौन सा है? तो ये देखिए आगे का प्रश्न है ये, आधुनिक कलयुगे कस्या भाषाया महत्व वर्तते। कौन सी भाषा महत्व दे रही है? कौन सी भाषा महत्व दे रही है? तो कौन सी भाषा को महत्व दिया जा रहा है आधुनिक भाषा में? तो ये आंग्ल भाषा। आंग्ल भाषा मैंने बताया था आपको, जब मैंने त्रिभाषा सूत्र पढ़ाया था तो त्रिभाषा सूत्र में पढ़ाया हुआ है, कोठारी आयोग में पढ़ाया हुआ है कि आंग्ल भाषा तीसरी भाषा होती है। यहाँ पे देखिए किस भाषा को, यहाँ पंजाबी मैंने बताया नहीं, फ्रेंच मैंने बताया नहीं, फारसी मैंने बताया नहीं, मैंने आपको एक मातृभाषा बताया था। कौन सा बताया था? मातृभाषा बताया था। और दूसरा कौन सा बताया था? दूसरा हिंदी या प्रांतीय भाषा बताया था। कौन सा? प्रांतीय भाषा बताया था। प्रांतीय या इसी को प्रांतीय नहीं कहिए, इसी को प्रादेशिक बताया था। इसी को क्या बताया था? प्रादेशिक भाषा बताया था। और एक बताया था आंग्ल भाषा। एक क्या बताया था? आंग्ल भाषा बताया था आपका। तो आप बताइए, बताया था या नहीं बताया था? उत्तर कौन सा? ये सही हो गया, आंग्ल भाषा। कान पठित्वा भारतीय वैदेशिका चकित भवन्ति। तो संस्कृत साहित्यस्य ग्रंथान, संस्कृत साहित्यस्य ग्रंथान, संस्कृत साहित्य को पढ़कर लोग चकित हो जाते हैं, विदेशी लोग चकित हो जाते हैं संस्कृत साहित्य को पढ़कर, हमारे संस्कृत साहित्य ग्रंथ को पढ़कर चकित होते हैं लोग। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अध्ययन एव इति। अच्छा, इसमें से आपको हाँ संधि देखिए, फिर वहीं से मैंने कहा ना 1 घंटे 45 मिनट से मेरा सारा व्याकरण आपके सामने आ गया है। नयो आपको क्या दिख रहा है? 2 मात्राएं दिख रही हैं। कौन सी मात्राएं दिख रही हैं आपको? 2 मात्राएं दिख रही हैं। जब 2 मात्राएं, नयो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? नयो, न धन एव, न धन एव मतलब आ होगा लास्ट में, देखिए ना में आ दिखेगा, उसके बाद ए दिखेगा, यानी कि अध्ययनेन एव। ये देखिए वृद्धि संधि सामने है आपके। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो अलग बात है, आप हमसे समझिए, हमसे पूछिए। आपको देखिए नंबर दे रहे हैं, आपको कुछ भी दिक्कत हो 76 17 84 58 25, आप डायरेक्ट इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या हो, आप डायरेक्ट इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं। और आपको दिक्कत हो तो आप नाम भी जानते ही हैं, हमारा क्या नाम है? तो यशवंत गौरव। यशवंत गौरव से मिल लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें बताए हुए हैं एक लेक्चर में। हमारे एक लेक्चर में 1 घंटे 45 मिनट की ही लेक्चर हमने लिया था, लास्ट लेक्चर लिया था, रिवीजन लेक्चर किया था उसको मैंने, उसी में से सारा का सारा व्याकरण मिल रहा है। सारा व्याकरण सिर्फ एक क्लास से मिल रहा है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा? तो भवभूते, ओह माफ़ कीजिएगा दोस्तों, आपका एक गलत किया गया है, ऊपर एक गलत किया गया है, ऊपर नहीं है वो नीचे है, एक गलत किया गया है। कहाँ पे गए? भवभूति जी कहाँ गए? हाँ, तो संस्कृत साहित्य, यहाँ पर आपके वाल्मीकि जी हैं, माफ़ कीजिएगा। संस्कृत साहित्य आदि कवि कह मन्यते, ये आपके
किसमें मिला हुआ है? ये आपके गद्यांश में है। कौन है? तो वाल्मीकि जी हैं। कौन है? तो वाल्मीकि जी हैं। संस्कृत साहित्य आदि कवि कहाँ मान्यते, किसको माना गया है? तो वहाँ पे वाल्मीकि जी को माना गया है। क्यों माना गया है तो आप जानते ही हैं। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे अगले प्रश्न पर। चलिए, किसको माना गया है? तो यहाँ रामायण की बात थी, रामायण की बात थी, तभी वहाँ पे वाल्मीकि जी आए हैं, क्योंकि वाल्मीकि जी ने ही रामायण लिखा हुआ था। इसीलिए माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, अभी तुरंत सही कीजिए, तुरंत 2 सेकंड का समय है, आप सही कर लीजिए उसको। 1 नंबर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आपका गलत हो गया होगा हमारी वजह से, माफ़ी चाहते हैं उसके लिए, ठीक है, माफ़ कर दीजिएगा उसके लिए। चलिए अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कहाँ से याद आया था हमें? तो हमें यहाँ से आया था आपका, हाँ, ये भवभूते का ग्रंथ प्रसिद्ध अस्ति। भवभूति की कौन सी ग्रंथ है? उत्तर रामचरितम, ये भवभूति जी की रचना है। तो यहाँ पे जब भवभूति की बात आ गई थी, तभी हमें वहाँ भवभूति की जो हमने गलत किया था वो याद आ गया था। चलिए माफ़ कीजिएगा एक के लिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षायाम क्रियात्मकता अस्ति। भाषा शिक्षण में, भाषा की शिक्षा में क्रियात्मकता है, क्या है? तो आइए देखते हैं क्या है। तो कक्षा सामग्री यस्या संप्रेषणात्मक अध्ययनात्मक प्रयोग क्रियते, यही पहला ही तो उत्तर हो गया आपका। कक्षा सामग्री यस्याम संप्रेषणात्मक भाषा अध्ययनस्य प्रयोग क्रियते, यही आपका उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा? तो यदि भवान एकम सहकर्मिन् यह भवतः मित्रम अस्ति ईमेल लिखितुम इति का इति ईमेल प्रकार का अस्ति। तो यह फॉर्मल प्रकार है। कौन सा प्रकार है? तो आपका फॉर्मल प्रकार है, औपचारिक प्रकार है। कौन सा प्रकार है? तो औपचारिक प्रकार है, ठीक है। कौन सा प्रकार? औपचारिक प्रकार। ये देखिए आपका उत्तर। चलिए बहुत जल्दी आपका उत्तर मिल रहा था दोस्तों। यदि आपने गलत किया हुआ है तो अब क्या ही कहें आपको। चलिए अगले पर चलते हैं। तो शिक्षा नित्य त्रिभाषा सूत्रम भाषा सर्वाधिक प्रयते। तो सर्वाधिक भारतीयों को कौन सी सर्वाधिक प्रिय होती है? मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। मातृभाषा आधारित, जहाँ मातृभाषा आ गई वहाँ से और कोई भाषा देखनी ही नहीं दोस्तों। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकतावाद, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकतावाद, ये मैंने बार अभी तो बताया था। त्रिभाषा सूत्रम पिछली वीडियो में बताया हुआ है, जो लास्ट वीडियो मेरी है उसमें देखेंगे, त्रिभाषा सूत्र बताया है और मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता बताया है। पिछली वीडियो में मेरा 100% गारंटी के साथ यहाँ से आया हुआ है, 100% गारंटी के साथ यहाँ पर आया हुआ है। आप मिला लीजिए पिछली वीडियो मेरी, जस्ट लास्ट वीडियो, कल की वीडियो 6 तारीख की, डेट टाइम सब कुछ बता दे रहे हैं, आप मिला लीजिए उसमें से। अगर आप नहीं मान रहे हैं तो बातें अलग है। मेरे जो छात्र हैं वो मान लेंगे, मुझे पता है गारंटी के साथ। चलिए, छात्रस्य अधिगम अवबोधम च स्पष्टीकरणाय अध्यापनानन्तरं यत आकलनं क्रियते तथा कथ्यते। तो क्या है? अधिगम रूपेण आकलनम, अधिगम रूपेण, अधिगमाय, कौन सा होगा इसमें से दोस्तों? तो बहुत देरी से चिल्ला रहे हैं, जल्दी बताइए। अधिगम है क्या अधिगमनाय है? कौन सा होगा? अधिगम रूपेण, तो आपके सामने कौन सा होगा? अधिगमाय, तो अधिगमाय नहीं होगा। कौन सा होगा दोस्तों? अध्यापनाय कहीं पे है, अध्यापनाय होना चाहिए। अधिगमस्य रूपेण आकलनम, अधिगमे आकलनम, अधिगमाय, हाँ तो यही होगा, अधिगमनाय आकलन। कौन सा होगा? अधिगमाय आकलनम, ये होगा आपका, यही आपका उत्तर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने? 139 हो गया, यानी कि 11 प्रश्न और हैं दोस्तों आपके, 11 प्रश्न और बचे हैं। बहुत दूर नहीं है हम लोग, तो देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं आपके लिए, बस आपके लिए आए हैं और किसी के लिए नहीं आए हैं। चलिए आगे चलते हैं। एकस्याम द्वितीय भाषा कक्षायाम एकम अध्यापकम स्वस्थम धनम अस्ति
इति विषये श्रव्यस्य प्रयोगः करोति तदा स पत्राणां वितरणं करोति एवं छात्रान् दत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः शुद्धम् उत्तरं चेतुं कथयति। पाठ्यस्य उद्देश्यं छात्रान् कस्मिन् समर्थी कर्तुम् आसीत्। तो इसमें से किसमें वह समर्थन करने की बात कर रहा है, किसमें वह सामर्थ्य बनाने की बात कर रहा है बच्चों को, ठीक है। माफ कीजिएगा। चलिए अब बताइए किसमें बात कर रहा था। तो इसमें वह विचार विश्लेषणार्थम श्रवणम की बात कर रहा है, विचारों में विश्लेषण श्रवण की बात कर रहा है। प्रश्न कौन सा है, एकस्याम द्वितीयाम भाषा कक्षा, मतलब स्वास्थ्य धनम की बात जहां आपको मिल रही है उसमें आपका कौन सा उत्तर सही हो गया, विचाराणाम। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ी सी गले में खराश आ गई है। चलिए विश्लेषणार्थम, ये आपका उत्तर सही हो गया। चलिए अगले में चलते हैं। तो अगले में आपको क्या देखने को मिल रहा है, हमारा जब आप सातिर दिमाग वाले, वाक चेष्टा वकोध्यानम वाले छात्र हो जाएंगे, आपको प्रश्न देखते ही आपको उत्तर दिखने लगेगा। इसमें सबसे पहले ना देखना है, क्या देखना है, ना, सत्यम ना अस्ति, सत्यम ना अस्ति। तो मैंने बताया था कि कभी भी बच्चे को आप यदि त्रुटि कर रहा है तो आप उसे बाधा कभी नहीं समझेंगे, आप उसकी कमी कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि वह त्रुटि कर रहा है इसका मतलब सक्रिय है, कार्य कर रहा है। तो इसमें से कौन सा कार्य, निर्णय कक्षा भवन्ति अधिगम सहायका भवन्ति, सहायक हो रहा है, निर्णयात्मक कक्षा हो रही है, प्रक्रिया में अधिगम सहायका हो रही है, बाधिका। ये देखिए मैंने कहा ना, जहाँ पे बाधा की बात आएगी आप उसे तुरंत काट के हटा देंगे, तुरंत काट के हटाने की बात है। यही आपका उत्तर सही हो गया, यही आपका उत्तर सही हो गया दोस्तों, यही आपका उत्तर हो गया। आप मिला लीजिएगा, कहीं से भी मिलाइए, आपका उत्तर यही आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। रीता एक राजकीय विद्यालय अध्यापिका, सप्तम कक्षा मतलब 7वीं कक्षा की बात है। आंग्ल भाषा दृश्य सर्व सामग्रियां भाषा क्रीडानां च प्रयोगं करोति। स अध्ययनं जीवनेन सह संबंध व्यवहारस्य प्राकृतिक प्रक्रियायाः सिद्धांतः प्रेरणायाः रुच्यार्थ सिद्धांता। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका, तो आप अब बताइए इसमें से आपका कौन सही होगा, इसमें से आपका कौन सा सही होगा, ये आप बताइए, जल्दी बताइए, ठीक है। तो जल्दी बताइए। बताइए। जीवनेन सह, वह क्या कर रही है, राजकीय विद्यालय में 7वीं कक्षा में आंग्ल भाषा का अध्यापनार्थम दृश्य यंत्राण की बात कर रही है। तो वहाँ पे व्यवहारस्य अध्यापन, व्यवहारस्य की बात होनी चाहिए ना, किसकी बात होनी चाहिए, व्यवहार की बात होनी चाहिए। तो व्यवहार में चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया आपका व्यवहारस्य अभ्यासस्य। लाइट की कहाँ से समस्या आ रही है, लाइट कम हो रही है इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। चलिए व्यवहारस्य अभ्यासस्य च सिद्धांता, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या होगा दोस्तों, जल्दीबाजी में, ऊर्ध्व अधोगामी प्रक्रिया विशेष सत्यम नास्ति। ऊर्ध्व अधोगामी में सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है दोस्तों, जल्दी से आप बताइए, आपके लिए 2 सेकंड का समय है, जल्दी बताइए, बड़ी गर्मी हो रही है, जल्दी बताइएगा। तो इसमें सश्रोताम प्रत्येक शब्दम अवगंतुम समर्था भवेत, ये तो सही है कि प्रत्येक शब्द के लिए सही है, इसने नहीं पूछा हुआ है। आइए देखते हैं। श्रोताम तेषाम पूर्व ज्ञाने आश्रिता भवन्ति, सही है। तो श्रोताम अभिप्रेत्य विषय अनुमानिन कुर्वन्ति, श्रोताम विशेष ज्ञान से प्रयोगम कुर्वन्ति, विश्व का ज्ञान प्रयोग कर रहा है, विश्व के ज्ञान की बात कहाँ, ये देखिए ये हो गया, यही नहीं है। श्रोतार विश्व ज्ञान से, विश्व की ज्ञान की बात कहाँ से आ गई इसमें। चलिए ये आपका सही हो गया, कौन सा सही हो गया, श्रोता विश्व से ज्ञान से, यही आपका सही है, ठीक है। चलिए भाषा अध्यापनाय दैनम दिनम वस्तूनां प्रयोगः कथ्यते। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, अध्यापन साधनम, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो 5 प्रश्न और बचे हैं आपके। ये देखिए
बड़ा ही रोचक प्रश्न आया है आपके सामने। ये मैंने आपको बार बार पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आपकी गलती होगी, हमारी थोड़ी होगी। चलिए, डिस्लेक्सिया एक पठन से संबंधित, इसमें सत्य पूछ रहा है ना, हाँ, डिस्लेक्सिया पठन संबंधित, डिस्ग्राफिया पूछा हुआ है लेखन से संबंधित है, डिस्ग्राफिया एक पठन, ये तो गलत है, डिस्ग्राफिया तो अभी यहाँ पे लिखा गया है, डिस्लेक्सिया लेखन संबंधी, उल्टा कर दिया है बस, पहला और दूसरा ए और बी किसमें है, सत्य, केवल ए, नहीं ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, अच्छा ये बचा हुआ है चौथा वाला, ए एवं बी दो सत्य, दोनों सत्य हैं, ए और बी दोनों सत्य हैं, यही आपका उत्तर हो गया। मैंने आपको बार बार पढ़ाया है कौशल, बार बार अधिगम अक्षमता पढ़ाया है, अभी पिछली कक्षा में भी पढ़ाया है, रिवीजन क्लास थी ना पिछली कक्षा, उसमें भी पढ़ाया है, आप देखेंगे आपको गारंटी के साथ मिल जाएगा, 100% गारंटी के साथ। सोचिए, आपके सीटेट में मेरा हूबहू प्रश्न मिल रहा है, टेट में मेरा हूबहू प्रश्न मिला था, जो बच्चे किए थे वो जानते थे कि मेरा हूबहू प्रश्न मिलता है, चाहे वह सीटेट हो चाहे आपका टेट हो। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न कहाँ है, अच्छा ये यहीं पे समाप्त हो गया है, अच्छा नहीं ये यहाँ पे समाप्त नहीं है दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा समय दीजिएगा, पेज नंबर 68 ये कटेगा पहले। अरे भाई टाइप महाराज, पेज टाइपिंग कहाँ गए, कैंसल, पेज क्यों नहीं आ रहा है सर जी, कैंसल, पेज लिखने को क्यों नहीं आ रहा है, चलिए ऐसे ही चल रहे हैं दोस्तों, पेज में थोड़ा सा दिक्कत आ रही कहीं से, ये आपका सारा पेज लगा हुआ है, सिर्फ मैं आपको भाषा इसलिए करवा रहा हूँ दोस्तों, एक ही दिन में आपका ज़्यादा करवा देंगे तो आपको दिक्कत आने लगेगी, एक ही दिन में ज़्यादा करवा देंगे तो ज़्यादा दिक्कत आपको आ जाएगी, इसलिए पहले लैंग्वेज करवा दे रहे हैं, उसके बाद सारे सेशन आपको कंप्लीट करवा देंगे। ये देखिए आ गया, तो इसमें अब आपको यहाँ से करना है, यहाँ से करना का मतलब है कि रचनात्मक आकलना है, क्या है, रचनात्मक आकलना है, कौन सा इसमें से बताइए सही है आपका, चलिए बताइए, आप लोग बताइए, रचनात्मक आकलना है, किम साधनम आदर्शम ना अस्ति, तो आदर्शम, अच्छा आदर्शम ना अस्ति, कक्षा प्रस्तुति निबंधम प्रयोजनम, तो कौन सा सही है आपका, आप बताइए, तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, सबसे पहले ही आपका पहला आंसर है, कौन सा आंसर है, कक्षा प्रस्तुति, हाँ सही है, चलिए कक्षा प्रस्तुति आपका सही है। इसमें से ये जो लगा दिए हैं, ये जिनका पेपर है ये तो बहुत गलत लगाए हैं भाई, इनके से हम भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं कभी कभी कि इनका कौन सा प्रश्न आ रहा है और हमको क्या बता रहे हैं, दोनों में थोड़ी सी दिक्कत आ जा रही है, जब थोड़ी सी दिक्कत आएगी तो जानते हैं कि, चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, छात्रेभ्यः भाषायाः परिचिता, देखिए इसमें भी गलत लगा हुआ है, परिचयदात्या, हम इतने से ही समझ गए कि आपका उत्तर संज्ञानवादी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संज्ञानवादी हो जाएगा, इसमें आपका उत्तर कितना गलत लगाए हैं जनाब, कोई महापुरुष ही होंगे जिनका पेपर है, चलिए कोई बात नहीं है, जो भी है सही है, उन्होंने भाई इसमें नहीं कर पाए होंगे, हो सकता है और में किए होंगे, बहुत अच्छा किए होंगे, बहुत अच्छा जानते हैं, किसी को एक सब्जेक्ट से या एक लैंग्वेज से आंकना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, तो अगला प्रश्न है, ये देखिए यहाँ पर सही लगाया हुआ है उन्होंने, साधनम वर्तते ऑनलाइन अनेकान ऑनलाइन समकालीन, तो असमकालीन, ये देखिए दूरदर्शनम, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बारे में पूछ रखा है, लीजिए 21 फरवरी। अगर आप नहीं जानते हैं, ये भी बड़ी दुख की बात है कि आप अपनी मातृभाषा का डेट नहीं जान रहे हैं, कौन सी डेट है उसकी। चलिए, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, एका लघुकथ मुख्य पात्र रूपेण जंतवः भवन्ति सुस्पष्ट शिक्षा च शिक्षते कथ्यते, तो इसमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका नीति कथा, कौन हो जाएगा, तो नीति कथा हो जाएगा आपका उत्तर। तो इस तरह से आपके सारे के सारे हमने कंप्लीट करवा दिए, कौन हो जाएगा, नीति कथा हो गया। तो इस तरह से हमने आपके लैंग्वेज फर्स्ट
लैंग्वेज सेकंड जूनियर लेवल का करवा दिया है। अब आपका प्राइमरी लेवल बच रहा है, तो प्राइमरी लेवल भी इसके आधे से 1 घंटे बाद आपको मिल जाएगा दोस्तों, हमारा ये वादा रहा। उसके बाद आपको देर मिलेगा लेकिन दुरुस्त मिलेगा, कल मिलेगा पूरा का पूरा जो आपका हल है, आंसर की है, पहले तो लैंग्वेज का दे रहे हैं, उसके बाद हल करके बढ़िया से जो उसमें सटीक होगा, सटीक आंसर आपको देंगे हम। देर लाएंगे लेकिन दुरुस्त लाएंगे, वादा करते हैं एकदम अच्छा होगा। लेकिन अगर आप गलती कर रहे हैं कहीं तो कहीं गलती हो ही जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आशा करते हैं आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों आपके प्राइमरी के सेशन में, प्राइमरी का लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड लेकर। और बाकी जो हमने वादा किया है कि आपको कल पूरा पेपर हल कराएंगे और सटीक आंसर के साथ हल कराएंगे, चाहे वह जूनियर का हो चाहे प्राइमरी का हो, दोनों हल करवाएंगे। चलिए ठीक है।